नीतियां सदन में बना लेना और नीतिगत फैसले ले लेना एक बात है, और सरकार के लिए इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित, वो महिला कहाँ सुरक्षित जिसका पति मर गया? वो महिला और बेटी कहाँ सुरक्षित जिसका बाप और भाई मर गया? उन पर दबाव है कि प्रतिदिन कोर्ट में 5 लोगों को लाना है और उनसे फाइन दिलवाना है, तो गोरख धंधा इनका चलता रहे। आज बड़े लोग भी छिपकर शराब पीते हैं, जब पड़ता है तो वहां यह विरोधी इस तरह से हो जाता है कि वो आसानी से छूट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। अगले 1 घंटे तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिहार में शराबबंदी और उसके हालात पर। पिछले दिनों छपरा में जो घटना घटी, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और उस मौत के बाद जो उस मौत पे राजनीति हुई वो हैरान परेशान करने वाली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा सदन के भीतर या सदन के बाहर भी, वह सब हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के मुख से निकलने वाले ऐसे शब्द जिसको जनता ने पसंद नहीं किया। तरह तरह के कमेंट उस पर आए हैं। विधानसभा के भीतर नेता विरोधी दल के साथ और विरोधी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का जो व्यवहार हुआ, उसमें सब कुछ क्या कुछ हुआ, और क्या बिहार में शराबबंदी को लागू रहना चाहिए, क्या इसे और मजबूत बनाना चाहिए या इसे खत्म होना चाहिए, इस विषय पर आज विमर्श न्यूज पर एक खास विमर्श है। इस विमर्श में बिहार के जाने माने समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी सब हिस्सा लेने वाले हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही समाज सेवियों से और अन्य लोगों से जो शराबबंदी मसले पर अपनी राय रखते हैं और अपनी बात वो कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि शराबबंदी 2016 में, अप्रैल महीने के 2016 में जब लागू हुआ, उसके पहले नीतीश कुमार ने यह दावा किया कि बिहार की महिलाओं ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए और इसीलिए अब पूर्ण शराबबंदी होगी और इसका असर समाज पर होगा। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश पर्व में पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की तारीफ में ये कसीदे पढ़े। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक समाज सुधारक की तरह काम कर रहे हैं और उनके काम की सराहना की जानी चाहिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कोट किया। नीतीश कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी मेरे काम की सराहना की है, तो आज बीजेपी वाले मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? बीजेपी तो यह कह रही है कि शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा मिलनी चाहिए, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। अब दूसरी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है, उसे चलने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी, ये क्षमा करें, महागठबंधन की सरकार में शामिल भाकपा माले और अन्य वामपंथी पार्टियों ने ये कहा है कि सरकार को मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। हम मलाई खाने के लिए सरकार में शामिल नहीं हुए हैं, जनता के सवालों को हम खड़ा करते ही रहेंगे। जो विमर्श शुरू होने वाला है उसमें हम इस बात को केंद्र में रख के चल रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी को और मजबूत बनाया जाए, क्या बिहार में शराबबंदी रहे या उसे खत्म होना चाहिए। इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं। 1974 आंदोलन से सक्रिय रहे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ हैं सुमन लाल जी, जो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में घट रही चीज़ों पर अपनी खास और बेबाक टिप्पणी उनकी होती है, अपनी राय रखती हैं। सुमन लाल जी भी हमसे बातचीत करेंगे और इनके साथ अन्य 8-10 लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक एक करके सबके विचार हम जानेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी के पास। आप सुनिए अशोक प्रियदर्शी, उस जमाने से जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, ये सब लोग उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, वो राजनीति में चले गए।
चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी समाज सेवा में हैं, उनकी अपनी क्या राय है, क्या शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री का व्यवहार इस पर कैसा है, सुनिए चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी से। रविरंजन जी, शराब के मसले पर मैंने देखा है कि आप विमर्श न्यूज़ पर लगातार कार्यक्रम करते आए हैं और जिम्मेदारी से करते आए हैं। आपके कार्यक्रम में दो भूमिका मैंने देखी है। एक की शराबबंदी लागू रहना चाहिए, शराबबंदी जरूरी है बिहार के लिए। दूसरे कि ड्रैकोनियन तरीके से शराबबंदी को लागू किया जा रहा है, और इन सब का परिणाम यह है कि पुलिस जो है उसके पास ज़्यादा पावर है और वह खुद पैरेलल शराब का धंधा बड़े पैमाने पर चला रही है। तो ये तीन बातें आपके कार्यक्रम में मैंने देखा है। मेरी भी भूमिका यही है और इसमें मैं वोकल रहा हूँ लगातार कि शराबबंदी अगर ड्रैकोनियन है, कानून शराबबंदी का जो कानून है ड्रैकोनियन है, तो अरब देशों में जहाँ पर कानून बहुत बताया जाता है कि कड़ा है, अभी भी कहीं चल रहा है, तो वहाँ पर मान लीजिए चोरी करने के लिए हाथ काट देने की सज़ा है, तो वहाँ हाथ कोई अगर संपन्न व्यक्ति चोरी करेगा या भ्रष्टाचार करेगा तो उसका हाथ कतई नहीं कटेगा, उसका हाथ काटने की सज़ा प्रायः नहीं होगी, कोई निर्दोष व्यक्ति फंसाया जाएगा। तो शराबबंदी बस इसी की वानगी है कि ज़्यादातर कोरम पूरा किया जाता है, निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है। मैं दोबारा बोलूँगा, आपने लोगों को बुलाया है, ये इस बारे में अभी कुछ दिन पहले कोर्ट बराबर पूछ रहा था, इस कानून के बारे में कोर्ट बराबर पूछ रहा था। तो बैठ जाइए आप लोग। तो कोर्ट बराबर पूछ रहा था, तो अभी हाई कोर्ट ने पूछा कि जब इतने लोगों को आप अंदर कर रहे हैं और शराब पी करके जो लोग अंदर जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या आप अलग जेल बनाएंगे, क्या आप अलग। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे ख्याल से पिछले शनिवार को ये खबर छपी थी, हाई कोर्ट को जवाब दे रहे थे कि क्या अलग इतना। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए है कि 3 लाख लोग शराब संबंधी कानून में, 3 लाख लोग शराब संबंधी कानून में जेलों में गए हैं या उन पर मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैं बांका गया था, तो जसीडीह स्टेशन पर उस कार्यक्रम के लिए जिस जीप को मुझे 1 बजे रिसीव करना था, ड्राइवर ने मना कर दिया। तो मैंने आयोजकों को ये कहा कि भाई ड्राइवर कार्यक्रम कैसे निर्धारित करेगा, रात भर गाड़ी चलती है तो क्यों नहीं आएगा। सवेरे जब वो लोग आए तो मुझे उन लोगों ने बताया कि ये रात में, चूंकि जसीडीह और बांका, तो इसमें 2 राज्य आ जाता है, तो झारखंड से बिहार, झारखंड में शराबबंदी लागू नहीं है। तो ड्राइवर ने बताया कि एक बार मुझे पकड़ लिया, मैं पीता ही नहीं हूँ और मुझे मशीन लगा करके परसेंटेज निकाल दिया कि मैं शराब पीता हूँ, क्योंकि उन पर दबाव है कि प्रतिदिन कोर्ट में 5 लोगों को लाना है और उनसे फाइन दिलवाना है। तो गोरख धंधा इनका चलता रहे और 5 लोगों को, जो निर्दोष लोगों को पकड़ करके कर दें, तो ये वानगी है। इसके पहले शुरू में ही जब शराबबंदी हुआ था तो सासाराम के पास जगह का नाम याद आ जाएगा, तो वहाँ दलित संघर्ष समिति है, उसके एक लीडर को पकड़ लिया गया था, क्योंकि वो जाके कंप्लेन करता था कि यहाँ शराब अभी भी बन रहा है और बार बार करता था। तो उसमें पुलिस की मिलीभगत थी, इसलिए शराब के केस में उसको ही बुक कर दिया गया, जिस पर पूरा सोशल मीडिया में और गैर सरकारी सेक्टर्स में काफ़ी कैंपेन चला, देश भर में चला, वो इशू बहुत चर्चित रहा। तो ये शराबबंदी की वानगी है। और मैं बात ख़त्म करूं यहाँ कि जब शराबबंदी पर मुझे एक टिप्पणी संक्षिप्त लिखनी थी यहाँ के लोकप्रिय अखबार के लिए, तो मैंने आज शराबबंदी लागू होने के 1 वर्ष के अंदर जो लिखा था, उसमें ये लिखा था कि अब पैरेलली शराब का धंधा पुलिस करेगी। आज ये बात सब लोग कह रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं।
तो यही बात है मेरी। चलिए, इसमें बीच बीच में अनेक लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। अभी हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे हम कराते चले। हमारे साथ हैं मणिलाल जी। मणिलाल जी पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के बिहार प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गजेंद्र मांझी जी, जो रामविलास पासवान लोजपा पार्टी जो है, लोजपा आर जो है, उसके वो प्रदेश महासचिव हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपने दर्शकों को एक बार ये बताते चले एक बार फिर से कि इस समय आप जुड़े हुए हैं विमर्श न्यूज़ के खास कार्यक्रम से। एक विमर्श जो जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बिहार में ये कानून लागू रहे या खत्म हो, शराबबंदी लागू रहे या खत्म हो। बिहार में शराबबंदी पर राजनीतिक दलों का जो रवैया है और खास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री का जो रवैया है, उस पर भी अनेक कमेंट आ रहे हैं। आज हम लोग उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी रहे या खत्म हो। इसी बातचीत में शामिल हुए हैं हमारे साथ मणिलाल जी और अभी अभी जो हमारे साथ हैं गजेंद्र मांझी जी। लेकिन हम बातचीत करेंगे सुमन लाल जी से। सुमन लाल जी महिला कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जुझारू महिला हैं, और उनकी एक बेबाक टिप्पणी हम सबसे पहले जानना चाहेंगे बिहार में शराबबंदी और नीतीश कुमार के रवैये पर। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार और धन्यवाद है रविकांत जी आपका कि आपने विमर्श के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विमर्श के लिए समय निकाला और हम लोगों को चर्चा में शामिल किया। बहुत तकलीफ हो रही थी अंदर में और इत्तेफाक से अभी कहीं इसके ऊपर चर्चा में मैं शामिल नहीं हुई हूँ, तो मैं इसके लिए भी दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि मुझे ये जो अंदर की भड़ास है, जिस बात के ऊपर ये बात हुई थी कि महिलाओं की जिंदगी अलग हो जाएगी, महिलाओं का विकास होगा, घर में बच्चियां पढ़ेंगी, बेबाक लोग रहेंगे, इन लोगों के ऊपर अपराध कम हो जाएगा, है ना, बच्चियों के ऊपर जिस तरीके का या महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएगा, हम लोग बहुत खुश हुए थे, आज भी खुश हैं। शराबबंदी के खिलाफत में बात तो हो नहीं रही है कि बंदी नहीं हो, बंदी हो, उसी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन बंदी कैसा हो? क्या ऐसा हो जिसके ऊपर जिस सीढ़ी से आप ऊपर गए उसी सीढ़ी को आपने काट दिया, जिसका फल खा रहे हैं उसी पेड़ को आपने जड़ से उखाड़ दिया। आज कौन सी महिला, जितने, अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं एक बार एक कल्पना के इसमें जाऊं, अगर मैं ये महसूस करके आपको बताऊं कि जो माँ जो कलप रही है जिसका बेटा मर गया, वो पत्नी जो बिलख रही है जिसका पति मर गया, वो बच्ची जो बिना बाप की हो गई जिसका बाप मर गया, है ना, तो पत्नी, माँ, बहन, जो मैं इसलिए औरतों का नाम ले रही हूँ, उसके भाई और बाप भी दुखी होंगे। मैं इसलिए इस बात को यहाँ ज्यादा जोर देके कह रही हूँ कि नीतीश कुमार जी ने यही तो कहा था, तो आप उस बात से अलग कैसे हो सकते हैं? अपनी बातों पे कायम तो रहें, आप किसी चीज पे कायम नहीं है। क्या हो गया? इतने लाड़ से, इतने अरमान से ये जब मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था कि बहुत बढ़िया हुआ, एक अच्छे बढ़िया होनहार नेता और हमारे लिए ख्याल करने वाला नेता हमारे बीच और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए आए हैं। तो अब क्या हो गया? आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित, वो महिला कहाँ सुरक्षित जिसका पति मर गया? वो महिला और बेटी कहाँ सुरक्षित जिसका बाप और भाई मर गया? तो पहली बात तो ये है, क्या वो सुरक्षा प्रदान करने में हमारे मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं? नहीं है। जब मुख्यमंत्री हमारे इसमें ही सक्षम नहीं हुए कि खुद उन्होंने शराबबंदी का कानून लाया, शराबबंदी बिहार में कराया, जश्न मनाया गया, उसका सपोर्ट किया गया, और उसी शराबबंदी को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो जब आप जो अपने खुद कह रहे हैं उसी को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम आगे क्या बात करें? अंतिम बात मुझे ये कहनी है कि मैंने माना कि जो लोग शराब पी के मरे वो गुनहगार थे, मैंने मान लिया, क्योंकि उन्होंने नियम भी तोड़ा, सामाजिक नियम भी तोड़ा, सब कुछ किया उन्होंने,
तो वो बहुत ही नालायक लोग थे जिन्होंने शराब पिया और जान दिया। पर हम फिर उन्हीं महिलाओं के बारे में बात पूछते हैं कि क्या उन्होंने भी शराब पिया था, या आगे शराब पी के अपनी जिंदगी गुजारेंगी? कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगी? क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी? उनको मुआवजा क्यों नहीं देंगे, इसका क्या जवाब है उनके पास? कौन सी बात वो कहना चाहते हैं कि जो बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी कल से वो धंधे पे बैठ जाए? क्या करे वो लड़की? अपनी फीस जुटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए ये भी बता दे मुख्यमंत्री। उस औरत को जिसको अपनी 4 बेटियों की शादी करनी है, वो औरत क्या करे? कहां से पैसे जुटाएगी? तो आप उसको क्यों मुआवजा नहीं देंगे? उन निर्दोष लोगों का क्या? जो मरा उसको तो आप सजा देने के लायक भी नहीं है। क्या उसको जेल में डाल सकते हैं? उसको भी लाश को रखवाइए, एक वैसा भी घर बनाइए कि जो शराब पी के मरेगा उसकी लाशों को हम परमानेंट रखेंगे जीवित कैदियों की तरह। तो वो तो संभव नहीं है। तो आप उनको सजा क्यों दे रहे हैं जो निर्दोष हैं? और मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि इस वक्त जो हमारे प्यारे, बहुत ही विकासशील, बहुत कर्मठ मुख्यमंत्री, वो इन सब शब्दों के भागीदार नहीं है आज के डेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए और जो भी उनसे एक्शन हो सकता है वो उनको निश्चय ही लेना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता जितने दुलार से उनको लाई थी वो नकार देगी। धन्यवाद। अधिवक्ता मणिलाल जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसमें कानूनी पक्ष जो है वो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कानून में इस तरह का प्रावधान, हालांकि विपक्षी पार्टियों ने यह कहा है कि कानून में यह प्रावधान लाया गया था कि जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया, इससे पीड़ित जो लोग हैं उनके परिजनों को। आप सोच सकते हैं कि 4 साल का बच्चा अनाथ हुआ है, एक परिवार में 7 साल का बच्चा जिसके माता पिता और 2 चाचा, वो उन सबकी मौत हो गई। अब वो लड़का अकेला बचा हुआ है, उसकी दादी है, उसकी चाची है और उसकी माँ है, क्षमा करें उसके पिता की मौत हुई है। ये एक अनाथ लड़का जो 7 साल का है उसके ऊपर अब जिम्मेदारी है परिवार चलाने की। और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें? अधिवक्ता मणिलाल जी से हम जानना चाहेंगे कि इसमें हम परिचय कराते हैं, बीच बीच में पर पहले मणिलाल जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। आज जो बातें चल रही है शराबबंदी की, और बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा शराबबंदी पर आज पूरे बिहार में छाया हुआ है। इसका देखिए, बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी जो है, ये ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी कही है, इनकी जो अभिलाषा है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। वो काम जैसा भी है उस काम का प्रतिफल जितना भी भोग ले। शाहजहां के बारे में आप जानते हैं कि शाहजहां का काल जो है स्वर्ण काल कहा जाता था, किस लिए? स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने लाल किला बनवाया, और उनके शासन काल में जनता की स्थिति सबसे खराब थी। चांदनी चौक पर रोज आत्महत्याएं होती थी, जहाँ राजधानी का उनके एक लाल किला के सामने। तो कहने का वो नीतीश जी भी आए हैं, जनता कहीं भी जाए, लेकिन यह इतिहास बनाने के लिए आज जो भी देखते हैं कि पटना में बड़े बड़े भवनों का निर्माण होना और वैसा काम करना जो काम संभव नहीं है, वो काम करके अपने इतिहास में नाम दर्ज कराने के पीछे, अपने जिद के पीछे अड़े हुए हैं। शराबबंदी का हम लोग पुरजोर पहले से भी समर्थन करते हैं और शराबबंदी निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये अभी सुमन लाल जी ने जो कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहा था, महिलाओं को आश्वासन दिया था, और हम लोग मानते हैं, हम लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हम लोग मानते हैं कि महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार होता है, उनके पति और खास करके जो दलित है, महादलित है, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, वो लोग के यहाँ जो आमदनी होती है उसका बड़ा हिस्सा उन लोग के पीआई में चला जाता है। तो ये वो उसका खामियाजा उनके बच्चे भुगतते हैं, महिलाएं भुगतती हैं। तो इन्होंने महिलाओं का आश्वासन दिया कि हम इसको शराबबंदी कर जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसको बंद करेंगे। आप एक बात और भी ख्याल कर लीजिएगा कि जब ये सत्ता में आए थे और शराबबंदी जब लागू किया, उस बीच में इन्होंने शराब को बिचवाने के लिए सबसे ज़्यादा इनका उस समय का देखेंगे तो जब लालू जी के शासन में जितना दुकान था उससे कई गुना
पंचायतों दुकान, तो पहले तो इन्होंने उसको बढ़ावा दिया, खोला, लोगों ने पूछा तो बोला कि भाई मैं और खर्चा को जो वहन करता हूँ, स्कूल में बच्ची को साइकिल देता हूँ, ड्रेस देता हूँ, कहाँ से लाऊंगा, ये इनका स्टेटमेंट था। बाद में उनको कहाँ से ज्ञान, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर मैं शराबबंदी करूंगा। महिलाओं को ख्याल के बारे में उनका बहुत ही अच्छी बात थी, लोगों ने इनको स्वागत किया, लेकिन उनका नियत और नियति सही नहीं है। उनका नियत इसलिए सही नहीं है कि इसको लागू करने के पीछे इन्होंने कभी भी सही से काम नहीं किया। और आज यह व्यवस्था सिर्फ सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ये नहीं रह गया है, मुद्दा नहीं रह गया है। शराबबंदी एक सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रह गई है, ये पूरे से अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। और पैरेलल अर्थव्यवस्था 50,000 करोड़ का, कोई कर रहे हैं 20,000 करोड़ का ये अर्थव्यवस्था हो गई है। और इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, वो जो शराब माफिया, पहले भू माफिया हम लोग सुनते थे, शराब माफिया तो छोटे छोटे लोग होते चौक चौराहे पर जिनका ठेका चलता था। शराब माफिया तो ये जो शराबबंदी के बाद इनके जमाने में, इनके शासन में रहते हुए शराब माफिया पनपे, और शराब माफिया और पुलिस तंत्र में एक गठजोड़ स्थापित हुआ और इन लोगों की कमाई हुई। और एक कमाई तो इन लोगों की हुई, और परेशान कौन हुए? आम आदमी। मैं मानता हूँ आप गांव में चले जाइए, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पुलिस वाला जब थाने से निकलता है तो रास्ते में सिर्फ आप बहुत शरीफ आदमी है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बुजुर्ग आदमी है, पुलिस वाला रोक कर आपको कहेगा शराब चेक कर बहाने आपको 2 डंडा दे देगा या आपसे पैसा वसूल करेगा। और आपसे अगर कोई विवाद हो जाएगा तो 2 बोतल आपके डिक्की में रख देगा। ये घटनाएं बहुत होती है। और मैं हमेशा देखता हूँ कि चौक चौराहे पर कहीं भी वो पुलिस वाले शराबबंदी के नाम पर, ये करने के नाम पर किसी पर डंडा चला देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। और क्या कि जो भी दलित महादलित के टोले में हमेशा छापामारी चलती है। मेरे घर के बगल में नट समुदाय का ई है, आपको बहुत बड़ा टोला है, वहाँ 2 दिन 3 दिन पर छापामारी होती है, पैसा नहीं मिलता है, उनका कमीशन नहीं मिलता है, छापामारी होती है। यानी कि पूरे के पूरे और बड़े लोग, अब बता देते हैं कि जो बड़े हैं, बड़े पदाधिकारी पर छपरा में ये जो अभी वर्तमान में जो एसपी हैं, जो बड़े राजनीतिक घराने से जुड़े हुए हैं, और उनके रहते इतने लोग वहां मरे हैं शराबबंदी में। ये पहली घटना नहीं हुई है, इसके पहले लगातार 2 महीना 3 महीना पर सारण जिले में घटनाएं हुई हैं और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर वहां होती है कि चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंड, जबकि हम लोग मानते हैं कि ये कोई सजा नहीं होती है। चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, मणिलाल जी से और बातचीत हम करेंगे, लेकिन हम इस बीच में आपको ये जानकारी देते चले कि इस बीच 2016 से जब ये कानून लागू हुआ और 2022 तक अभी जो हालिया घटना है उसमें 75 मौत की बात आधिकारिक तौर पर आज तो अखबारों में और मुख्य सरकार की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि 37 मौत ही हुई है, बाकी के बारे में हम नहीं जानते और उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन 75 मौत की बात मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 75 मौत हुई है। लेकिन सुशील मोदी जो विरोधी दल के ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आप 2016 से अभी तक की बात करें तो 1125 लोगों की मौत हुई है इन 4-5 सालों में शराब, जहरीली शराब पीने से। 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। और आप हैरान हो जाएंगे कि 2,38,695 लीटर शराब जब्त किया गया। छपरा में स्पिरिट जो जब्त किया गया था, थाने से वो स्पिरिट गायब है और ये कहा जा रहा है कि उसी स्पिरिट से शराब बनी जिसमें नौसादर और यूरिया मिलाया गया और जो जहरीला हो गया, जिसके पीने से 75 लोगों की मौत हुई है। पूरे राज्य में जब से ये कानून लागू हुआ है तब से अब तक 1123 लोगों की मौत हुई है। ये सरकार कहती है कि जो पिएगा सो मरेगा, हम क्या करें। हम बातचीत करेंगे नंद किशोर जी से, लेकिन उसके पहले हम आपको तारुफ कराना चाहेंगे। 2 महेंद्र जी हमारे साथ हैं, दोनों जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक
विद्वान लोग हमारे साथ। हमने आपको कहा था कि कई बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता इस हमारी इस बातचीत में शामिल होंगे। महेंद्र सुमन जी हमारे साथ हैं। आपको मैं आपको परिचय कराऊं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है। और ठीक उनके बगल में बैठे हैं कोशी नवनिर्माण मंच के संयोजक, उसके अध्यक्ष महेंद्र यादव जी। दोनों ही समाज में काम करते हैं, जूझते मरते हैं, तो लोगों से मिलते जुलते भी हैं और उनको जानकारी रहती है। हम आपको ये बताएं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, बेगूसराय, इन जिलों में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी। एक सासाराम में और गया को भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। हमारे साथ महेंद्र यादव जी हैं जो आपको बताएंगे कि सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और उस इलाके में क्या कुछ स्थिति है। लेकिन सबसे पहले महेंद्र सुमन जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये शराबबंदी कानून ये लागू रहे या इसको खत्म होना चाहिए? अगर ये रहे तो क्या इसको और सख्त बनाने की जरूरत है? इसमें देखिए, शराबबंदी जो है वो हमारी समझ से, हमारी दृष्टि से गरीबों के खिलाफ एक राजकीय संगठित दमन है। ये इट मस्ट बी रिपील्ड। अब जैसे देखिए कि आज जो है अखबार में जो हेडिंग्स है उसमें मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम शराबबंदी के फायदे का अध्ययन कराएंगे। और शराबबंदी से बिहार में करीब 1,54,00,000 लोग जो है शराब छोड़ चुके हैं। इसके पहले जो है 2017 में 2 स्टडीज़ वो करा चुके हैं। एक आद्री ने किया था और एक जो है डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने किया था। तो उन आंकड़ों को देखिए। अब मुख्यमंत्री तो बहुत होमवर्क करके दिए नहीं है, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑर्गेनाइज देते नहीं है ना, जहाँ पर जैसे कोई बाइट दे दिया। उसके आंकड़े के हिसाब से अगर पुराना जो अध्ययन अगर देखिए तो सिर्फ 54 लाख लोगों ने छोड़ा हुआ। और बहुत अजीब अजीब तरह का उसमें आपको डाटा मिलेगा। उसमें है कि जो 54 लाख लोगों ने छोड़ा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है 1,000 रुपया जो है पर माह शराब पर खर्च करता था। तो उसका गणित निकाल कर बताया हुआ है कि करीब 5,000 करोड़ रुपया जो है बचत है। उसमें है कि आपको जो है ये दूध की बिक्री बढ़ गई है, फल की बिक्री बढ़ गई है। हाउस होल्ड जो है पहले जो 1,100 रुपया खर्च करता था अब 1,400 रुपया खर्च कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया है, वगैरह वगैरह। अभी 4-5 महीना पहले जो है एक और स्टडीज़ हुई है ना, अभी पता नहीं पब्लिक डोमेन में उसका रिपोर्ट आया है कि नहीं आया है। वो मद्य निषेध विभाग ने किया है उसको, और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने उसको उस स्टडी को कंडक्ट किया है। और अभी जो शीर्षक है उसमें हम फायदे का सर्वे कराएंगे। तो इस ढंग का सर्वे जो है ना बहुत फर्जी सर्वे होता है, समझे ना। जो आप चाहते हैं वैसा आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। वो मद्य निषेध विभाग वाला जो कर रहे थे तो उसमें हम क्वेश्चनर वगैरह देख रहे थे, जो कि एक आध मेरे मित्र उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्वेश्चनर से ही लग रहा था कि आप कैसा निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उसी ढंग से आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। बोलते हैं ना कि डाटा कंसील्स एंड रिवील्स। किसी स्टडीज़ का क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या पर्सपेक्टिव है। कोई स्वतंत्र एजेंसी, रिप्यूटेड एजेंसीज का कोई स्टडीज़ नहीं है बिहार में, इसलिए कोई इम्पीरिकल स्टडीज़ जो है हमारे पास नहीं है जहाँ पर हम कह सकें कि शराबबंदी सही है या इवन गलत है, उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, उससे सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे ना, कि शराबबंदी है ही कहाँ, क्योंकि वो बहुत एक्सेसिबल है, सब जगह एक्सेसिबल है ना। इस लिहाज से तो ये है। बाकी जो उसका दूसरा जो पर्सपेक्टिव है ना, कि आप जैसे देखिएगा कि जो बोलते हैं ना शराब बहुत आदिम चीज़ है ना। हम लोग बोलने में जैसे इसमें 10-12% लोग शराब पीते हैं, बाकी लोग नहीं पीते हैं। हम लोग से ढेर लोगों को जानते हैं, अपने समाज में देखे, परिवार में ढेर लोग नहीं पीते हैं, बाकी लोग नहीं पीते हैं। तो इसमें नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून का कोई रोल नहीं है ना। वो समाज की अपनी चेतना है जो
सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में निर्मित होती है। जो बड़े बड़े महान जो समाज सुधार अभियान हुए, जो धार्मिक जो उपदेशक हैं, डिफरेंट ढंग से वो चेतना बनती है, फिर भी लोग पीते हैं। और दुनिया भर का जो एक्सपीरियंस है ना, भारत में तो है ही, तमिलनाडु का, हरियाणा का, केरला वगैरह का, तो फिर बाद में उन्होंने वापस लिया। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है आपको अमेरिका का। वो 1928 से 1933 में यहाँ शराबबंदी हुई और रूजवेल्ट वगैरह आए तो उसको फिर वापस किया। अभी भी उसका 10% जो अमेरिका का हिस्सा है वो शराबबंदी डिफरेंट फॉर्म में है ना, वो है, किसी काउंटीज़ में डिफरेंट है। वहाँ लोग मनाते हैं, वहाँ जो देसी शराब है मूनशाइन करके। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो शराब से रातों रात जो मालामाल हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, है ना, वहाँ पर अगर कोई जनमत संग्रह होता है तो उसको मैनिपुलेट करते हैं जो शराब माफिया है। बिहार में भी वो उस ढंग का एक तबका है जो चाहता है कि शराबबंदी रहे, समझे ना। तो लास्ट बात बोलते हैं कि जैसे जो ये होता है ना, मतलब आपके जो टेम्पटेशन जो शराब के प्रति जो होता है, जो मुनाफा के प्रति जो टेम्पटेशंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मानव समाज में या अभी वर्तमान समाज में कोई ऐसा समाज नहीं है जो शराब मुक्त है। इसलिए मुक्त और बंदी की बात हो रही है ना, जो बहुत आसान है कि फरमान निकाल दिया, हम बैन कर दिए, है ना, जो प्रैक्टिकली नहीं होता। आप रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि शराब तो ऐसा नहीं ना, क्योंकि अब तो वाइन आने लगा है ना। शराब में हजारों साल से लोग बनाते रहे, एक से बनाते रहे तो वो आराम से बनाएंगे। अब मॉडर्न में आ गया है तो वो बहुत सारा केमिकल से यूज़ करेंगे। अब हरिया हुआ या मान लीजिए महुआ हुआ, या नेपाल में तो 20 ढंग का ब्रांड मिलेगा आपको। अभी भारत सरकार का जो ट्रैवल मंत्रालय है वो छत्तीसगढ़ में इसकी ब्रांडिंग कर रहा है महुआ का। आपको तो आप जो है उसको आप रोक नहीं सकते। भारत की पूरी सेना अगर बिहार को में उतार दें तब भी आप जो है वो आप रोक नहीं पाएंगे। आप तो आप जो है रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट करने के लिए सोच सकते हैं। चलिए, शराब, ये अब आपको ये बताते चले कि ये शराब जो शब्द ही है वो अरबी भाषा का शब्द है और शर और आब 2 शब्दों से बना है। शर माने बुरी चीज होती है और आब तो पानी को ही कहते हैं। तो शराब माने बुरा पानी, ये अरबी भाषा में ये बात कहा गया कि ये बुरा पानी है, बुरी वो चीज है। तो ये है ही बुरी चीज। पर इस पर जो कुछ अभी जो चल रहा है, हमारे बिहार में 75 लोगों की मौत पिछले 4-5 दिनों में हुई है जहरीली शराब पीने से। और बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन सरकार में शामिल भाकपा माले का अपना स्टैंड है। भाकपा माले ने सदन में ये सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, सड़क पर आंदोलन किया और कहा कि उसके जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री इस जिद पर अड़े हैं कि ये तो अच्छी बात है, हम तो इस बात को प्रचारित कराएंगे कि शराब पीने से 75 लोग मर गए। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जी, उनकी कैसी संवेदना है। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनेक बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। ये हमारी टीम बड़ी होती जा रही है। लेकिन हम नंदकिशोर जी से ये बातचीत जानना चाहेंगे क्योंकि वो भाकपा माले का अपना स्टैंड है और वो सीनियर लीडर रहे हैं और ये हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोजपा के नेता जो हमारे साथ हैं, जो पूरा विपक्ष एक होकर, आजकल तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं, सब जब एक हो गए हैं तो लोजपा ने एक अलग स्टैंड लिया है। हम उनके नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन नंदकिशोर जी से पहले कि वामपंथी दलों का विचार बिहार का तो संघर्ष का ये था, अभी आप लोगों का स्टैंड इस पर क्या है और फिर आपका क्या कहना है मुख्यमंत्री के इस शराबबंदी पर दिए गए बयान? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं जी। और जो गरीब और मेहनतकश तबका है, जो
शोषित उत्पीड़ित जमात है, दबे कुचले समुदाय के लोग हैं। शराबबंदी होने से एक तरफ उनको फायदा हुआ है, खास करके उस जमात की महिलाओं को उससे फायदा हुआ है। अब जो जहरीली शराब से जो मरने की घटना है, अभी छपरा वाली तो बड़ी घटना है, उसके पहले भी लगातार कई जिलों में वो खुद मुख्यमंत्री का जो डिस्ट्रिक्ट जो है नालंदा, वहाँ शराब से मरे हैं, चंपारण की घटना है और कई जगहों पर घटनाएं घटी हैं। तो जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं और इसमें एक तरफ शराबबंदी है और दूसरे तरफ जैसे गुजरात में था उसको कुछ दुरुस्त किया और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है उसको। अभी जो विधानसभा की जो घटना है और नीतीश कुमार का जो अप्रोच है, कल तक तो भाजपा वाले भी उनके साथ ही थे, वो शराबबंदी में भी उनके साथ थे। तो मिला जुला के जो शासक वर्ग के, वो भाजपा हो, राजद हो कि जदयू हो, तो सब तो शराबबंदी के पक्ष में ही बोलते रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो निश्चित तौर पर बोलते रहे हैं। अभी बहस के दौरान जो नीतीश कुमार ने जो आपा खोया, और वो ठीक ही बात है कि पहली बार नहीं हुआ है, कई बार नीतीश कुमार इस तरह से वो आपा खोते थे। हाँ, और उसकी तो आलोचना ही की जाएगी, निंदा की जाएगी। यह एक सवाल है, वो टेक्निकली माने वो अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि चूंकि शराबबंदी है तो जो लोग शराब पीने से मरे हैं, अरे शराब पीने से थोड़े कोई मर जाता है, जहरीली शराब पीने से, शराब के नाम पर आप जहर पिला दीजिए तो उसके कारण मरे। नॉर्मल वो महुआ वाला भी शराब पीने से लोग मर जाता है, वो हरिया तारी से तो नहीं मरता है, अंग्रेजी शराब से बहुत ज़्यादा पी लेगा, एक लंबे प्रोसेस में उसका लिवर खराब हो जाएगा, मरेगा। लेकिन शराब पिया और तुरंत माने वो हॉस्पिटलाइज हुआ मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो और इस ढंग की पहली घटना नहीं है छपरा वाली, उसके पहले माने अनेक घटनाएं हैं और उस पर तो सरकार का नियंत्रण नहीं है। जो मुआवजा वाली बात है वो एक है, निश्चित तौर पर आपने कहा भाकपा माले, तो जो भाकपा माले लिबरेशन है वो तो सरकार का समर्थन ही कर रही है। तो उन्होंने मुआवजा वाला पर उनका सरकार का जो पोजीशन है उससे इतर पोजीशन है, वो मुआवजा के पक्ष में है। हम भी मुआवजा के पक्ष में। जो लोग उनके परिवार के लोग हैं, जो सुमन लाल जी बोल रही थी, जो महिलाएं हैं और उनके जो आश्रित जो हैं, तो हम यह मानते हैं कि सरकार की एक तरह से एक जगह नाकामी है। आप इस ढंग से, आपको मालूम है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, शराब के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो सरकार तो दोषी है ही। वो नीतीश कुमार सीधे निकल जाते हैं कि शराब पीने वाला दोषी है, हम शराब के खिलाफ कानून बनाए हैं इसलिए हम मुआवजा नहीं देंगे। तो वो टेक्निकली वो अपने को जस्टिफाई करने की जो भी कोशिश करें, लेकिन उन्हीं के शासन प्रशासन में, उन्हीं की सरकार में यह स्थिति है कि जहरीली शराब पीकर लोग मरते हैं। इसलिए सरकार की वहाँ जिम्मेवारी बनती है और इसलिए उनको जो सरकार से जो मिलना चाहिए सहायता उनके परिजनों को, हम उसके पक्ष में हैं। चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे दो और
बहुत गंभीर बातचीत करने वाले दो और सामाजिक कार्यकर्ता और इस विषय पर बोलने के लिए हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, सतीश कुमार जी और पार्थ सरकार। ये दोनों CCI यानी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और सक्रिय रहे हैं वर्षों से। उनकी अपनी इस टिप्पणी को हम जानना चाहेंगे, शराबबंदी पर जो टिप्पणी और अभी जो मौजूदा हालात हुए हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे पार्थ सरकार और सतीश कुमार जी से। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लोजपा ने एक अपना अलग स्टैंड बनाया हुआ है और लोजपा के महासचिव इस समय हमारे साथ हैं, हमारे ठीक बगल में बैठे हैं गजेंद्र मांझी जी। गजेंद्र मांझी जी का हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि ये शराबबंदी के आप पक्ष में हैं, अगर पक्ष में है तो इसको और सख्त किया जाए या इसे खत्म हो, आपकी पार्टी का इस पर क्या है? रवि जी, विमर्श के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिहार की ताज़ा परिस्थिति है उसके अनुसार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। और शराबबंदी, शराब के इतिहास में हम जाते हैं तो ऋग्वैदिक काल से ही यह शराब की प्रचलन शुरुआत मिलती है, ऋग्वेद के सूक्तों में मिलती है और आज भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खान पान मानव जीवन के साथ ही, संस्कृति के विकास के साथ ही ये आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब नीतियाँ सदन में बयान लेना और नीतिगत फैसले ले लेना एक बात है और सरकार के लिए इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। नीतियां तो नीतीश कुमार जी ने अपनी बना ली कि बिहार को हम शराब मुक्त करेंगे और नीतिगत फैसले के तहत जो इम्प्लीमेंट करना था वो इम्प्लीमेंट में इनकी सत्ता की मिशनरी और सत्ता के विभागीय एजेंसियां के विफलता के कारण ही यहाँ शराब चौक चौराहे गली मोहल्लों में भी मिल रही है। शराब कहीं बंदी नहीं है, अघोषित रूप से बंदी है, फाइलों में बंदी है, नीतीश कुमार जी के मुख में शराब बंदी है, लेकिन आमतौर से बाजारों में पूर्व के पहले की अपेक्षा और ज़्यादा ही बढ़ी है, इसमें दो मत नहीं है। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो सदन में कहते हैं कि शराब पिएगा तो मरेगा ही, तो हम नीतीश जी से भी पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग कहाँ मर रहे हैं नीतीश जी, झारखंड में लोग कहाँ मर रहे हैं नीतीश जी, मध्य प्रदेश में कहाँ मर रहे हैं नीतीश जी, वो लोग भी वो तो शराब पी रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ क्यों मर रहे हैं यह चिंतन करना चाहिए। आपकी विफलता के कारण बिहार में मौतें हो रही है, ये हमें यह समझनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि इनकी नीतियों के विफलता के कारण और इनकी सरकारी जो एजेंसी है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे उत्पाद विभाग के शासन, चाहे इनकी थाने हो, इनकी थाने और शराब माफियों के रैकेट के जरिए एक पैरेलल पूंजी खरी की जा रही है और आजकल पुलिस अफसर मालो माल है इस शराबबंदी से, ये नीतीश जी भी जानते हैं और इनके अफसरान, इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी, इम्प्लीमेंट करने वाले अफसर भी बखूबी जानते हैं, इसलिए शराबबंदी बिहार में लागू नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं दोषी हर बातों में ही सरकार है, सरकार की है। ये गजेंद्र मांझी जी ने एक गंभीर बात की ओर इशारा किया और उसी की ओर हम आगे बढ़ेंगे, महेंद्र यादव जी से बातचीत करेंगे। ये बिहार 2018 में कैमूर में जब वो 11 लोगों की मौत जो शराब जब्त हुई उसमें ये पाया गया कि उसमें नौसादर और यूरिया मिलाया गया है, जिसके कारण तुरंत आंखों की रोशनी चली जाती है और देखते देखते लोगों की जान चली जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि ट्रेन से गुजरते हुए बेहटा स्टेशन से जैसे ही आगे हम आरा की ओर बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में, ट्रैक के बगल में शराब बन रहा होता है और हमेशा हर रोज हम लोग देखते हैं कि वो शराब। अब ये निकम्मी सरकार कहती है कि आप हमें बताइए कि कहाँ शराब बन रही है।
बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने ये भरी सदन में कहा कि आप बताएंगे तब ना हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कैसी सरकार है कि जिसको पता ही नहीं है, कैसा उसका खुफिया तंत्र है, जिसको मालूम नहीं है कि गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर, हर जगह शराब बन रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो ये संगठन जो है उसने एक सर्वेक्षण किया जिसमें बताया कि शराबबंदी के बावजूद महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं। इसका माने कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। महेंद्र यादव जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो सीमांचल के इलाकों में वो घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उधर के हालात कैसे हैं। जो लगातार उत्तर बिहार के ये ज़्यादा बिहार में और ख़ास तौर के सीमावर्ती बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल की सीमा से हर घंटे 1344 लीटर शराब जब्त किया जा रहा है। हर घंटे माने हर मिनट 22 लीटर शराब जब्त किया जा रहा है। ये पूरे सीमा के इलाके में है। महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे शराबबंदी के बाद मसले में उनकी बात। देखिए, विमर्श न्यूज को चर्चा कराने के लिए धन्यवाद। इसमें 2-3 पहलू है, बहुत समझना पड़ेगा। अगर आप समग्रता में मूल्यांकन करेंगे तो शराबबंदी के फायदे भी हुए हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और आप जब किसी भी बिहार के बगल के राज्य में जाइएगा तो बगल के दारूबाज तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ के बगल वाले कहेंगे बिहार में ठीक हुआ है कि शराबबंदी हुआ है। और वहाँ मैं गया था उत्तर प्रदेश, और वहाँ देखा कि मोटरसाइकिल से दारू पी के और 5 लोग रफ ड्राइविंग करते हुए मर गए, एक्सीडेंट किए दोनों, और दारू के नशे में धूत थे और मर गए। और तमाम चीजें, मैं सीमांचल में जब से काम शुरू किया और रोड पे, सड़क पे, चौराहे पे दारू पी के जो लोग बवाल मचाते थे वो बवाल अभी नहीं मचता है। लेकिन दारू इसका मतलब बिक नहीं रहा है, ये बात नहीं है। दारू लोग पी रहे हैं, बिक रहा है, और घटिया दारू लोग पी रहे हैं और जहरीला दारू पी रहे हैं, जिसके चलते लोग मर रहे हैं। अब इसका दूसरा जो पहलू है कि सरकार, एक गाना आया था कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है बता तू जरा। तो नीतीश जी भी नशे में है, वो शराबबंदी कानून के नशे में है। अगर वो समग्रता में सोच के कानून बनाए होते तो इस तरह का असर नहीं होता। गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। जो बाहर से टूरिस्ट जाता है, अगर होटल में रहा और दारू मंगा के पीना चाहे तो उसके बिल पे लिख दिया है दारूबाज का मुहर लगा के दारू मिलता है। और बहुत पहले से है, भाजपा की सरकार है, और भाजपा विरोध में जो चिल्ला रही है शराबबंदी पर, तो गुजरात के शराबबंदी पर नहीं बोलती है। तो कहने का मतलब ये है कि शराबबंदी के जो वर्तमान पहलू थे उसमें 2 भाग है। एक शराब पीना, दूसरा भाग है कि शराब उपलब्ध कराना। पीना आदमी का व्यक्तिगत फैसला है, उसको क्राइम नहीं हो सकता है, सामाजिक बुराई हो सकती है। उसको सामाजिक तरीके से उसको डील करना था, वो नहीं हुआ, उसको आपने अपराध बना दिया। यहीं से मूल इस कानून का विफलता हुआ। जिस दिन कानून आया, कानून आने के पहले हम लोग कोसी इलाके में नवासी गांव में साइकिल यात्रा निकाले थे, उसमें एक मुद्दा था शराबबंदी हो, लेकिन इस तरह के कानून की मांग नहीं किए थे। जिस दिन शराबबंदी हुआ उसके बाद दिल्ली में हम लोग के संगठन NAPM की मीटिंग में नीतीश जी गए थे और कहे थे कि जन संगठन और जन आंदोलन के लोगों को भी शराबबंदी का, जो लोग कहते हैं कि बंद होना चाहिए तो देश में प्रचार करना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकली, लेकिन जब उसमें ये बात आई यात्रा में तो हम खुद भी नहीं गए थे और उसमें काफी बहस हुआ कि बिहार की तरह कड़ा कानून नहीं चाहिए। बिहार का कानून शराब पीने वाले को अपराधी नहीं बना सकते हैं आप, वो एक सामाजिक बुराई है और जो सप्लाई कर रहा है उसको क्राइम और पुलिस के एंगल से दिखा सकते हैं। तो आप क्राइम के नजरिए से उसको देखें, इसलिए सबसे बड़ी विफलता हुई। अगर आप उसको इंसान के नजरिए से देखते तो वो शराब न पिए, इसलिए सामाजिक स्तर पर प्रयास होता, उसको मोटिवेट करते, तमाम सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम होते, उसके परिवार के बारे में सोचते। जब वो पकड़ के आता तो आप जेल में क्रिमिनल के साथ नहीं रखते, उसके लिए अलग से बंदीगृह बनाते और उसमें उसको शराब छुड़वाते, उससे मेहनत करवाते और उसकी मजदूरी को उसके घर वाले को भेजते। सारे बिहार के लोग, महिलाएं साथ देती, गरीब लोग साथ देते कि हमारे घर का जो पियक्कड़ है वहां जाएगा तो कमा के पैसा भी भेजेगा और वो दारू पीना छोड़ भी देगा। तो वो आप एक बड़े उद्देश्य को लेके आए, लेकिन एक तंग दिली के साथ आए और उसको को आप अपने प्रतिष्ठा का विषय बना के नशा आपके ऊपर चढ़ गया। वही नशा का देन है कि लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं।
लोग तो कहते हैं नीतीश जी गांजा पीते हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं। कितना सही है, उनको जनता के बीच में बताना चाहिए। और एकदम ये सच है कि आज के दौर में अगर पूरे कानून का नीतीश जी को पहले तो आत्म समीक्षा करना चाहिए कि एकदम इस कानून में आपको बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा कि इस कानून को अगर जारी रखना है तो आपको बड़े बदलाव कराना पड़ेगा और शराब पीने वालों को अपराधी नहीं, इंसान, उसको सुधार या सामाजिक बुराई के रूप में ले जाना पड़ेगा। एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है प्रशासनिक पूरी विफलता है इसमें। अगर कोई व्यक्ति पिया है तो शराब स्टेट में आया कहां से? बिहार में शराब बंदी है, स्टेट बॉर्डर पर नहीं है छपरा। सारण जिला के पहले उधर सिवान और गोपालगंज जिला पड़ता है, उधर मोतिहारी और बेतिया पड़ता है। आपके स्टेट में आया कहां से? इसलिए नीतीश जी दोषी हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए। आपकी पूरी एजेंसियां दोषी हैं। अगर वो पिया तो वो मर गया, लेकिन उसके परिवार वालों को हत्या का मुकदमा करना चाहिए नीतीश कुमार की पुलिस और नीतीश कुमार पर कि आपने वहां दारू कैसे लाया जहरीला। इसलिए आप दोषी हैं और आपको अपना दोष कबूल करके माफी मांगना चाहिए सदन में दिए बयान पर। और आपको शराब जो है और माफी मांगते हुए पूरी तरह से उनके सारे परिजनों के ठीक से पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। आज शराब के पैसे से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई है और वो इकोनॉमी जो है वो शराब बेचवाने वाले, पुलिस के लोग, तीनों लोकतंत्र के तीनों खंभे उसमें हैं। और लोअर जुडिशियरी में वकील से लेके कर्मी तक, और यहां तक कि लोग कहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि जो लोग फैसले देते हैं वहां तक पैसे जाते हैं शराबबंदी के और शराब के जो मुजरिम पकड़ के जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए। हम ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। उस पर हो सकता है केस हो जाए, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं जो लोग पूरे ग्राउंड में चर्चा है कि वहां तक पैसा जाता है तब छूटता है, जिसका पैसा गया उसको जल्दी बेल, नहीं गया तो नहीं बेल, वो जेल में सड़ रहा है। तो इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया और पैरेलल इकोनॉमी, उसके साथ क्राइम जुड़ा हुआ है। नए आपराधिक पढ़ने वाले लड़के उस दारू की सप्लाई में, तो नया एक आपराधिक तंत्र, एक माफिया तंत्र पैरेलल खड़ा हो रहा है। इसका भी तो सर्वे नीतीश जी करवाइए कि इस शराबबंदी के बाद से कितना माफिया तंत्र खड़ा हो रहा है। और इसका भी नीतीश जी सर्वे कराइए कि जहरीला शराब ही नहीं, जो नहीं मरे हैं और गलत शराब पीते हैं उनके कितने के लीवर डैमेज हुए और कितने लोग मेडिकल में अपना ले जाके बर्बादी का वो कर रहे हैं, इसका भी सर्वे कराइए। अगर ये पूरी तरह से सरकार की विफलता नहीं होती तो राज्य में दारू आता ही नहीं, और दारू नहीं आता तो नहीं मरते लोग, सीधी बात थी। आपके स्टेट पुलिस आपके साथ में थी, इसलिए आपके पूरे, उनको तो डीजीपी पे कार्रवाई करना चाहिए। इतनी बड़ी हत्या डीजीपी को करना चाहिए, नीतीश को माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे स्टेट में दारू कहां से आ गया, जहरीला दारू कहां से आ गया। ये पूरी तरह से एक नशे में आदमी की तरह से उन्होंने सदन में भी बयान दिया है। और समग्रता में मूल्यांकन करके हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह का हिटलरिक और तानाशाही कानून के पक्ष में नहीं है, जो काला कानून लोगों की जान ले, इंसान को इंसान नहीं, इंसान को अपराधी घोषित कर दे। चलिए, महेंद्र जी ने बहुत गंभीर बात की ओर इशारा किया और ये सोचने वाली बात है। उन्होंने हालांकि ये कहा कि हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है, पर जुडिशरी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? 35,000 करोड़। हम आपको बता रहे, बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने ये बात मीडिया को कही है। हालांकि ये जानी हुई बात है कि 6,000 करोड़ उत्पाद विभाग राजस्व देता था हर साल, तो ये 6 सालों में अभी जो आंकड़ा है वो 35,000 करोड़ रुपए की हानि, राजस्व की हानि हुई है। वो पैसा कहाँ गया, किन के जेब में गया, अभी महेंद्र जी उसी ओर इशारा कर रहे थे। हमारे साथ हैं पार्थ सरकार। सीसीआई ने, उनकी महिला विंग ने उनके बैनर तले रोहतास जिले में शराब की बिक्री पर वो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और उसमें वो लोग शामिल रहे। पार्थ सरकार साहब से हम जानना चाहेंगे शराबबंदी के विषय में उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो विमर्श को धन्यवाद। देखिए, हम लोग बैठे हैं सारण जिले में, जो अभी जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, वह एक ट्रिगर का पॉइंट की शायद बना है कि इस पर चर्चा हो रही है। और इस पर जो नीतीश कुमार का उनके बयान आ रहे हैं वो निंदनीय हैं। और जो पूरा एक तंत्र खड़ा हुआ है उसके लिए भी जिम्मेवार यह सरकार है। यह दिखाता है कि यह सरकार कुछ भी
जो लेती है या जो राज्य व्यवस्था है वह इतना जन विरोधी है, कुछ भी चीज लेती है तो वह जो है लोगों को अपराधी घोषित कर देती है और लोग जो है अपराध बढ़ाने में आते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, महेंद्र सुमन ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा, लेकिन हमारी पूरी चर्चा में बात को हम लोग संदर्भित नहीं कर रहे हैं। असल में शराबबंदी या शराब खोरी के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसका संदर्भ क्या रहा? उसका संदर्भ रहा 2006 में जो यहाँ का एक्साइज के बारे में जो नियम था वो कानून में अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के बाद सरकार जो है यह अपना लगता है ड्यूटी बना ली कि टोले टोले में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह जहाँ नहीं बिकता था शराब, बड़े पैमाने पर शराब बिकने लगा। इसको अगर हम लोग संदर्भित करके नहीं देखेंगे तो पूरा चीज हवा हवाई लगेगा। ये कोई गांधीयन ये नहीं था कि भाई गुजरात में जिस तरह से है कि गांधी जी शराबबंदी की बात करते थे तो गुजरात में शराबबंदी है और किस तरह का है उसके बारे में लोगों ने कहा है। बात को संदर्भित किया जाए कि 2006 में यही नीतीश कुमार की सरकार थी और यही बड़बोला सुशील मोदी की सरकार थी जिन्होंने लोगों को शराब पीने के लिए मजबूर किया, मजबूर इस तरह से किया कि जगह जगह पहुंचा दिया। और उसके बाद स्थिति इतनी बुरी हुई कि लोगों के घर में सबसे पहले तो महिलाओं पर हिंसा बढ़ गया और इसीलिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया था वह आंदोलन बेसिकली महिलाओं का आंदोलन था। हमारा जो प्रगतिशील महिला मंच हम लोगों से जुड़ा हुआ है उसने इस आंदोलन को शुरू किया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जो है स्वयं स्फूर्ता का भी फुट था और लोग इससे त्रस्त थे। घरों में त्रासदियां, 3-3 पीढ़ी के लोग मर गए, दादा भी मर गया, बाप भी मर गया और पोता भी मर गया। तो ये जो है यह इतनी बड़ी त्रासदी थी और इस त्रासदी के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ और हम लोग जो डिमांड किए थे, शराबबंदी कहीं भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा। हालांकि अभी जो यह कहा जा रहा है कि शराबबंदी के चलते ही जहरीली शराब पीने से लोग मर गए हैं, ऐसी बात नहीं होती है। सबसे ज्यादा फिगर्स तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कहाँ शराबबंदी हुआ है। इसीलिए यह जो है 1-to-1 कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यह जो एक इतना बड़ा अवैध और आपराधिक तंत्र खड़ा हुआ है शराबबंदी के चलते, यह अवॉइड किया जा सकता था। 2006 में जो नियम बना उसको अगर हम वापस लिया जाता और शराब खोरी जो को सरकार का पूरा तंत्र बढ़ावा दे रही थी उसको वापस लिया जाता, शराब को रेवेन्यू का जो सोर्स के रूप में ट्रीट करके लगता है मुख्य स्रोत के रूप में उसको माना गया और शराब खोरी को सरकारी बढ़ावा दिया गया, उसको वापस लिया जाता तो यह चीज नहीं होता। लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के शराबबंदी किया और शराबबंदी के असर हर जगह लोग बता रहे थे, वो भी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि हर जगह यही देखा गया है कि इस तरह का तंत्र खड़ा हो जाता है। लेकिन तब भी यह जरूर कहेंगे कि महेंद्र सुमन ने सही ऑब्जर्वेशन किया, महेंद्र लाल सुमन जी, अच्छा ठीक है, महेंद्र जी का सही ये था कि अभी भी बहुत कम है और राहत है और सचमुच बहुत लोगों को उसके बाद तो बहुत बड़ा राहत था और अभी भी राहत है। लेकिन यह चीज जो है शराबबंदी का कानून जो है आपराधिक कानून है। एक जन विरोधी सरकार जो है वह हर चीज को जनता के बीच जिस तरह से ले जाता है, जो सामाजिक आंदोलन के थ्रू हुआ, सतीश कुमार उस आंदोलन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से होली के मौके पर भी महिलाओं ने होली मनाया तो उस साल जो है उनके गांव में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। तो यह एक महिलाओं के प्रश्न के रूप में भी सामने आया क्योंकि परिवार अफेक्टेड थे। तो यह इसका संदर्भ है। इसके संदर्भ से काटकर अगर हम शराबबंदी को इस रूप में देखेंगे जैसे गुजरात में हुआ या यूएस में होता है, वो नहीं है। शराबखोरी के खिलाफ आंदोलन हम लोग कम्युनिस्ट लोग शराब के खिलाफ नहीं है, शराबखोरी के खिलाफ है।
अल्कोहल के खिलाफ नहीं है, अल्कोहलिज्म के खिलाफ है। और अल्कोहलिज्म जो है, जो शराबखोरी है, वह बर्बादी लाता है। कोई शराब अपने आप में ऐसा चीज नहीं है कि आप मेजर में पीजिएगा, एडिक्टिव नहीं रहिएगा तो बहुत कोई कुछ ऐसा कमाल कर देगा। इसीलिए हम लोग ये इसको संदर्भ में रखकर बात करना चाहिए। शराबबंदी अनवांटेड था, वो कानून वापस लिया जाता है और सरकार स्टेप्स लेती और सामाजिक आंदोलन के रूप में यह होता तो एक बात, दूसरी बात होती। चलिए सतीश जी से हम पहले उनकी राय जान लेंगे, उसके बाद चूंकि शुरुआत हुआ है सुमन लाल जी से, महिला नेत्री, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, जुझारू महिला के तौर पर उन्होंने अपनी बात तो रखी है, लेकिन बाद में हम उनको थोड़ा समय और देना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के कहने पर, नीतीश कुमार की बार बात कर रहे हैं कि महिलाओं के कहने पर मैंने ये शराबबंदी लाई है और ये शराबबंदी हर हाल में लागू है। तो सुमन लाल जी को हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनते हैं सतीश कुमार। एक तो बात यह है कि हम लोगों की यह धारणा बिल्कुल इस आधार पर बनी हुई है, जो हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग, बड़ी आबादी नहीं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि शराब अभी भी वैसे ही है बिहार में, पहले से ज़्यादा हो गया है। ये सब अतिशयोक्ति है। पहले से बहुत ही कम हुआ है। और अगर शराब बंद नहीं रहता तो जहरीली शराब से मरने का कोई इशू नहीं होता। वास्तविकता यह है कि जो इशू बन गया है अभी बिहार के अंदर कि जहरीली शराब से नालंदा में मर गए, फलाना जगह मर गए, ठिकाना जगह मर गए, इसकी वजह ही है कि शराबबंदी है। मतलब लीगल तरीके से शराब यहां मिलती नहीं है, इसलिए इलीगल ढंग से शराब को बनाना या बेचने का काम। तो यह तो पहली बात है जो खुद इसको काट देती है कि नहीं, शराबबंदी यहां है और वो सरजमीन पर लागू है। और जहां तक कानून गरीब विरोधी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है, जो शराब बंद होने पर इसका प्रभाव है, वो गरीबों के पक्ष में जाता है। गरीब विरोधी वो वहां होता है जहां धनी भी पीते हैं चुराकर और गरीब भी पीते हैं। कोई सड़क पर खुलेआम नहीं पी सकता है। ये बात तो हम एक नहीं, इसके हमारे हजारों उदाहरण है। जबकि हमने यह भी देखा था पिछले समय जब नीतीश कुमार दूसरे एंड पर थे तो देखते थे कि लोग रोड पर बैठकर पीते हैं, कोई कुछ नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है, पी रहे हैं। आज बड़े लोग भी छिपकर शराब पीते हैं। जब पड़ता है तो वहां यह विरोधी इस तरह से हो जाता है कि वो आसानी से छूट जाते हैं। पैरवी, पैसा जो भी उनके पास है उससे छूट जाते हैं। और गरीब लोग, चार्ज इतना ज्यादा है उसका, मतलब छोड़ने का कहिए, गैर कानूनी चार्ज, कि वो इतना बढ़ जाता है कि वो दे नहीं पाता। उसको कभी कुछ न कुछ दिन जेल में जाना ही पड़ेगा, फिर अपना जो दीजिए नहीं दीजिए, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सोशल, और इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे सोशल क्या था, जब लीगली शराब बिकता था, अगर कोई बंदूक लेके चल रहा है, जिसके पास लाइसेंस है, वो अगर मारने का करेगा, अधिकार उसको है, आप सीधे लड़ सकते हैं। लेकिन हम छिपा के रखे हुए हैं कट्टा, अचानक निकाल के आपको मार देंगे तो आप नहीं लड़ सकते हैं। हमारी जो माने वर्तमान जो हमारा प्रैक्टिकल कठिनाई हो रही है, जैसे उनको लाइसेंस था, हम लोगों ने लाइसेंसी दुकान को तय करके और उसी समय कहा कि यहां से उखाड़ के हटा लो, एक नहीं अनेकों जगह, और उनको उखाड़ना पड़ा। वो कहता था कि लाइसेंस है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, हम यहां नहीं बेचने देंगे, इसलिए कि हमारे बच्चे पीने लगे। पाउच जो फेंका जाता था उसमें जो बची हुई शराब की बूंदें रहती थी, उसको बच्चे पीते थे और वो तो 2-4 बूंद में ही ऐसे हिलने लगते थे। गांव के गांव रिपोर्टिंग होने लगा। हम लोग के तो डर से, आज तो पुलिस के डर से नहीं शराब वाला भागता है। हमारी महिलाओं को, प्रगतिशील महिला मंच के किसी साथी को अगर देख लिया तो बड़ा से बड़ा शराब का व्यापारी आज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो उसका इलीगल नेटवर्क बन गया एकदम 100%। और इलीगल नेटवर्क से लड़ने के लिए इलीगल
रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। हम लीगल नेटवर्क से हम नहीं लड़ सकते हैं। ये स्वाभाविक लड़ाई का ये है, सब लोग जानते हैं कि जो पुलिस है उससे हम आमने सामने जाके टकराते हैं, और जो सेना बना लेता है उसके लिए हमको एक पैरेलल सेना हमारी भी बनने लगती है कि हम लड़ेंगे कैसे इससे। ये तो इसके तो काम करने का ढंग ही विचित्र है। जैसे इलीगली पुलिस मार देती है तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता है कि करेंगे क्या, लड़ते रहते हैं, पता ही नहीं चलने देता है। तो यह जो समस्या प्रैक्टिकली हम लोगों को आ रही है वो ये आ रही है, बिकना शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इस इतना ज़्यादा चोरी और इस तीन तिक्रम से और इस दबंगता से, मैंने दबंगता उसके पीछे छिपी हुई है। ये केवल ये नहीं है कि लाइसेंसी आदमी है और हम महेंद्र जी को दे दिए, इनको दे दिए कि आप जाके बेच लीजिए। झोले में लेकर हम लोगों ने ऐसा फेस किया है कि झोले में लेकर घर घर तक शराब पहुंचाया जाता था। आदमी पुरुष घर के बाहर कोई चीज, जैसे मिर्चा का समय है, मिर्चा पसारा हुआ है, कहीं से आया 2 किलो मिर्चा अपना डाला, चल दिया और उधर से दारू पी के हिलते हुए आ रहा है। घर वाले लोग चिल्ला रहे हैं कि मिर्चा क्या हो गया, वो तो मिर्चा लेके जाके पी आया। माने हम लोग जहां संघर्ष हुआ है उसकी रिपोर्टिंग बीबीसी से लेकर अनेकों जगह हुई। 90 आदमी एक गांव में शराब से बने, जिसमें 3 पुरुष के लोग हैं। 90 आदमी मरे थे, वो तो लीगल शराब था। सब सारे वैधानिक शराब से, वैधानिक चेतावनी के बावजूद पी पी कर मरे थे। और सच कहा इन्होंने, हम लोगों ने जो जिसमें शराब पीना अनुष्ठानिक काम होता है, होली में अनेक गांवों में प्रगतिशील महिला मंच ने ऐलान कर दिया कि शराब नहीं कोई पिएगा, तब बंद नहीं था। लेकिन इस आंदोलन से जो सामाजिक हम लोग कहे कि दबाव, सामाजिक दबाव क्या चीज होता है, उसको भी हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक दबाव से शराब नहीं किसी ने पीने का दिन दहाड़े हिम्मत किया, जबकि तब शराब मिलती थी। तो ये स्थिति है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे या खत्म हो यह कानून। हम लोग इस पर भी बातचीत कर रहे थे कि बिहार सरकार का रवैया, जो छपरा में 75 लोगों की मौत के बाद जो सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा, वो कैसा रहा, उस पर सबने अपनी अपनी बात रखी है। अंत में चूंकि समय का तकाजा है, ये बातचीत लंबी होते जा रही है। हमारे साथ ऐसे 8 बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता सब जुड़े हैं जिनकी अपनी अपनी राय है और गंभीर बातें वो कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बातचीत को और ज्यादा देर तक चलाएं, लेकिन समय का ये हो चला है। हम अंतिम कमेंट के लिए सुमन लाल जी के पास जा रहे हैं। सुमन लाल जी ने शुरुआत की थी इस बात की, महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी हुई। आज महिलाएं पीड़ित हैं, वो झेल रही है। जो छपरा में जो हुआ है, ये अभी तो कह रहे हैं कि 75 लोगों की मौत हुई है, सुशील मोदी कह रहे हैं कि 150 लोगों की मौत हुई है। अगर 150 की मौत हुई है तो कितनी महिलाएं जो विधवा हो गई, कितने बच्चे जो वो हो गए, यतीम हो गए। इन सब पर सरकार का जो रुख है वो कैसा है? और सुमन लाल जी इस पर अपना एक कमेंट करेंगे। मैं सुमन लाल जी को इस बातचीत के लिए नहीं, मैं फिर से उसको दोहराना चाहती हूँ क्योंकि ये गंभीर बात है कि आखिर वो महिलाएं, वो बच्चियाँ, वो माएँ जो कि यहाँ पे रोजगार उनके पास नहीं है, अगर और उनके कमाने वाला, चाहे वो 2 पैसा शराब में उड़ाता होगा तो 2 पैसा घर में भी लाके रोटी के लिए देता होगा, अगर वो व्यक्ति गुजर गया शराब पीने से, तो उन लोगों को ये तो सजा दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी उन लोगों को, तो क्या वो सजा के भागीदार हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है कि वो महिलाएं, वो बच्चियां, वो माएँ, वो बहनें, क्या वो शराब पीने वाले पति के लिए वो क्या दोषी हैं? अगर वो नहीं है तो उनको सजा क्यों दी जा रही है? उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। दिस इज माई फर्स्ट ईयर। सेकंड, हमको ऐसा कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है, ऐसा सोच रही हूं मैं कि जब लोग शराब पीते थे, जब लीगल था शराब, जब लोग शराब पी रहे थे, तो मेरे ख्याल से हाथ पैर तोड़ ताड़ के आते थे, कभी गिर जाते थे, कभी कोई मौत भी होती थी, कभी बीमार होते थे लोग, लेकिन मर तो नहीं जाते थे एक साथ। ऐसा कभी सुना हम लोगों ने कि शराब पी के लोग आज जश्न मनाया गया और वहां पे 500 लोग मर गए? ऐसा तो नहीं होता था जब। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी दुविधा हो गई है
ये कहते हुए हम कह रहे हैं कि शराबबंदी से बहुत फायदे हुए हैं, महिलाओं के ये एट्रॉसिटी में, घरेलू हिंसा में बहुत सारी कमियां आई हैं, लेकिन एक औरत अगर गांव में जाके पूछेगा ना तो वो यही कहती है कि भाई जिंदा है तबे न मारा है। मतलब उसको उसका जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ये कहना है। तो आज उसका मर जाना उसके लिए कितनी दुखद बात है। तो मुझे ये मैं बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी एक बार सोचें कि जब शराब पहले मिल रहा था और अब जब उन्होंने बंदी कराया है, तो ये बंदी कराने के बाद उपलब्धता का जो साम्राज्य हुआ है, जो सीन हो रहा है, जिसमें मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको कि स्कूल के कॉलेज के बच्चे अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने स्टडी बैग में बॉटल लेके पहुंचाते हैं स्कूटी पे, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। और जब वो पकड़ी जाती हैं तो बड़े बड़े घरानों की लड़कियां हैं या अच्छे घरों के, जिसको कि पैसा कम हो लेकिन समाज में इज्जत है, तो वैसे लोग आकर के खड़े होते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं और बच्चियां छूटती हैं, बच्चे छूटते हैं। ये हम लोग का देखा हुआ है। तो मैं एक दुविधा प्रश्न के साथ इस बात को समाप्त करती हूँ कि शराब अगर पी के लोग सिर्फ बीमार होते थे या एक्सीडेंट का शिकार होते थे या अपने घरों में हिंसा करते थे, अगर मैं उसको एक तराजू पे रखूं और दूसरी तराजू पे मैं ये रखूं कि सरकार की विफलता के कारण शराब उपलब्ध हो रहा है मगर जहरीली, उसको लोग पी के मर जा रहे हैं, तो ये दोनों में से कौन सा बेहतर रास्ता होगा? ये बेहतर होगा कि हम लोग अपने मुखिया के ऊपर ही, नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ दें कि वही सोच के बताएं। हम लोग को सब राय तो वही कर रहे हैं, एक्शन भी वही ले रहे हैं और इनएक्शन में भी वही है, तो बेहतर होगा कि वही बताएं। चलिए, तो ये अभी हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि शराबबंदी लागू रहे या खत्म हो, उसके बाद कल या परसों हम आपको समय आपको जरूर बताएंगे। बिहार में निकाय चुनाव जो चल रहे हैं वो चुनाव में देरी क्यों हुई, किन कारणों से उसमें लगातार सरकार निकल के तुमसे बात और उसके कानूनी पक्ष उसके क्या हैं, उस सब पर चर्चा के लिए एक अलग से विमर्श रखेंगे। उसके लिए इंतजार करिए, हम जैसे ही इसकी घोषणा करेंगे 1-2 दिन के भीतर ही। विमर्श न्यूज से जुड़े रहिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़िए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com के हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज, इस उम्मीद के साथ कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे। हमारे जितने भी विद्वान बातचीत करने के लिए यहाँ पर जुटे, सबने ये बात कही कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए, लेकिन शराबबंदी कानून में जो कानूनी पक्ष है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, उस कानून की विवेचना करने की जरूरत है, उसको ठीक तरीके से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही ये जो अपराधी बना दिया जा रहा है जिन्होंने शराब पिया, उनके पूरे परिवार को, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। तो शराबबंदी कानून की समीक्षा हो और अभी जो हालिया घटना हुई उसमें उनको मुआवजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी लागू रहे इस उम्मीद के साथ कि लोग शराब पीना बंद करें, जहरीली शराब जगह जगह पीना बंद हो और समाज में एक चेतना जगे, लोग भी इसके लिए सतर्क और सजग रहें कि आपके अगल बगल कहीं कोई शराब बना रहा है या इस तरह के किसी काम में लिप्त है तो उसकी सूचना सरकार को, स्थानीय पुलिस को, किसी को भी आप जरूर दें और उसका सामाजिक विरोध करने के लिए जरूर खड़ा हों। हिम्मत रखिए, ये शराबबंदी लागू रहेगा और बिहार सही रास्ते पर चलता रहेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।